नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मौनी अमावस्या पर काशी में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने मौन रखकर गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन। बनारस में दर्ज एफआईआर को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दी तीखी प्रतिक्रिया। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत 53 वर्षीय व्यक्ति का कमरे में मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। और फरवरी के पहले सप्ताह से आयोजित होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां हुई शुरू। और अब खबरें विस्तार से। मौनी अमावस्या पर काशी में आस्था का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने मौन रखकर गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई और साथ ही बाबा विश्वनाथ का पूजन किया। माघ मास की मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर रविवार प्रातः धर्मनगरी काशी में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। भोर से ही काशी के 84 घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने मौन व्रत धारण कर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य लाभ अर्जित किया। गंगा घाटों पर हर हर गंगे के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सभ्यता के प्रवर्तक ऋषि मनु का जन्म हुआ था। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल अमृतमय हो जाता है। श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति, पापों के नाश और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ गंगा स्नान करते हैं। स्नान के उपरांत श्रद्धालुओं ने ब्राह्मणों को दान पुण्य किया। गंगा पुरोहितों ने बताया कि मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या होती है, जिसमें पितरों की पूजा और परिवार के कल्याण का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि यदि दंपति इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करते हैं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। मौनी अमावस्या को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए घाटों पर पुलिस कमिश्नरेट, जल पुलिस और एनडीआरएफ के जवान तैनात रहे। अनाउंसमेंट के माध्यम से श्रद्धालुओं से बैरिकेडिंग के भीतर ही स्नान करने की अपील की गई। साथ ही सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से लगातार निगरानी की जाती रही, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचाव किया जा सके। आज ही हमारी माघी अमावस्या है, जिसको बोलते हैं मौनी अमावस्या। हमारी सभी काशीवासी लोग गंगा घाट पे जो लोग आए हुए हैं, सभी घाटों में ये प्रयाग घाट है। जो लोग इलाहाबाद नहीं जाते हैं संगम नहाने, ये काशी में संगम का फल मिलता है, जिसको हम प्रयाग घाट बोलते हैं। आज मौनी अमावस्या, कुछ माता बहनें आज भी बुजुर्ग हैं जो घर में मौन धारण करके आती हैं और मौन धारण करके कपड़े रखते ब्राह्मणों के यहाँ रख के गंगा स्नान करके दान दे के तब अपना मौन व्रत का अपना समापन। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर धर्मनगरी काशी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भोर से ही देश प्रदेश से आए हजारों भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयघोष के साथ बाबा का विधि विधान से दर्शन पूजन किया और परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए पुलिस प्रशासन, जल पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया था। प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों और पुलिस बल के जरिए लगातार निगरानी की जाती रही, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रही। बनारस में दर्ज एफआईआर को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
बनारस में दर्ज एफआईआर को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया गया, कई प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया और काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त किया गया। संजय सिंह ने कहा कि इन घटनाओं के खिलाफ काशी के साधु संतों, अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार और यहां तक कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी विरोध दर्ज कराया, लेकिन इसके बावजूद एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। जय हिंद साथियों, मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया, आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया जब ये घाट तोड़ा जा रहा था। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए, इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए। तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसी मुद्दे पर अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने अपना विरोध दर्ज कराया कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ना गलत है, गुनाह है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ना पूरी तरीके से गलत है, अवैध है, गुनाह है। किसी पे नहीं, मुझ पे एफआईआर। ये अजीब इन लोगों ने तरीका बना रखा है, कोई सच बात बोलो एफआईआर कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, आपकी आवाज को दबाएंगे। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप एफआईआर से, मुकदमे से मुझे डरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं सच जो है वो बोलता रहूंगा। मैं ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं कि मंदिरों को तोड़ने का गुनाह करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है और आपने उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुझे रोकने और चुप कराने की जो कोशिश की है, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। जय हिंद। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत 53 वर्षीय व्यक्ति का कमरे में शव मिला, पुलिस जांच में जुटी। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत बृहस्पति मंदिर के पीछे रहने वाले 53 वर्षीय कृपाशंकर दीक्षित की उनके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दशाश्वमेध व चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों की मौजूदगी में दरवाजा खुलवाया गया, जहां कृपाशंकर दीक्षित अपने कमरे में बिस्तर पर मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया मौत सामान्य प्रतीत हो रही है, जबकि वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। घटना ये घटी है कि सुबह मेरे को फोन आया था श्री लक्ष्मी अय्यर का, बेंगलोर से।
उन्होंने बताया कि 18 साल में पहली बार हुआ है, तो मेरा कल फोन नहीं उठाया। मेरा एक बार जाके वहाँ चेक करवाते कि क्या बात है। तो शारदा भोजनालय से उन्होंने कल रात में किसी को फोन करके यहाँ भेजा था। रात में कोई बंदा आया, आधे घंटा तक खटखटाया, खुला नहीं। तो आज सुबह जो है हमको फोन आया, तो हम आए। तो हम पहले चौकी पे उनके वहाँ से ले लेते हैं। तो वहाँ से कुछ सिपाही वगैरह देवेंद्र सर सब लोग आए अपने हिसाब से। पूरा एक व्यक्ति है हम बगल में, वहाँ के मकान खोले, हम लोग अंदर जाके देखें तो देखे तो क्या नाम है? इनका क्या नाम? जो जिन मृतक का नाम था वो कृपा शंकर दीक्षित और छेदी। क्या कारण लग रहा है? कारण कुछ हेल्थ इशू उनको था, शायद बीपी वगैरह था उनको, बीपी लो हो सकता है, चाहे कुछ ठंड की वजह से या फिर। मैं रमेश तिवारी पूर्व पार्षद दशाश्वमी। एक्चुअली है क्या कि छेदी पंडित जी हमारे क्षेत्र के त्रिपुरा भरवी में रहते थे। उनके पिता बड़े भाई साहब का देहांत हो चुका था पहले, विगत वर्षों में पिताजी का माता जी का हो चुका था। परिवार में अकेले थे और परिवार भी हैं, परिवार में उनके भतीजी लोग हैं, बात नहीं है। और मकान में अकेले रहते थे और क्या कहते हैं, इनको ठंडा लगा संभवतः, और ठंडा लगने के बाद इनका देहांत हो गया। और क्षेत्रीय अधिकारी लोग, बड़े अधिकारी लोग आए हुए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जो सत्य है, और पोस्टमार्टम होने के बाद निश्चित हो जाएगा क्या गलत है क्या सही है। उसके बाद अंत्येष्टि हो जाएगी। उल्टा ठंडा इनको लगा, जहाँ तक क्षेत्रीय लोगों का यही कहना है। फरवरी के पहले सप्ताह से आयोजित होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी यूपी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी भोलेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस वर्ष फरवरी की शुरुआत में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षक को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और नकल विहीन कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों की समीक्षा, केंद्र व्यवस्थापकों की नियुक्ति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। डीआईओएस ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था और उड़न दस्तों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। साथ ही प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे निडर होकर परीक्षा की तैयारी करें और किसी भी अफवाह से बचें। जिला प्रशासन पूरी तरह से परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑनलाइन है और 2019 से ऑनलाइन माध्यम से ही मान्यता ये परीक्षा के सेंटर निर्धारित होते हैं। इसमें राजकीय विद्यालय हैं, एडेड विद्यालय होते हैं, और राजकीय एडेड से जब कम पढ़ते हैं बच्चे की संख्या ज़्यादा होती है तब फिर मान्यता प्राप्त स्कूलों में, और वो पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। जो पहले स्कूल से चल रहे हैं ताकि जो नियम है उसके टर्म्स है वो समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। तो जो पहले की मान्यता, बहुत पहले की मान्यताएं होंगी, उसके लिए उस समय का कुछ कंडीशंस और रही होगी। वर्तमान में जो उसके नॉर्म्स है वो मैंने आपसे बताया। क्या ऐसे स्कूलों का सर जो मान लीजिए पूर्व में जिस तरीके की आपने बताया, जानकारी दिया कि पूर्व में ऐसी चीजें हो सकती रही, तो क्या वर्तमान में ऐसा कुछ जांच होता है कि जो उन नॉर्म्स को पूरा न करे उनके अगेंस्ट? वर्तमान में जो मान्यता दी जाती है वो जो शासनादेश वर्तमान का है उसके आधार पे ही, अगर उससे कहीं उसमें डिफर होता है तो उसको मान्यताएं नहीं दी जाती। मान्यता दी जाती है, देखिए उसके लिए शासनादेश है। शासनादेश में जो 4 फरवरी 23 का शासनादेश है, उसके अनुसार मान्यता के लिए जो माध्यमिक शिक्षा परिषद से जो मान्यताएं मिलती हैं उसके लिए कमरों की साइज़ क्या है, उसमें जैसे शिक्षण कक्ष होने चाहिए जिनकी साइज़ है 8x6 का। इसी तरीके से प्रयोगशाला, एक लेबोरेटरी होनी चाहिए 9x6 मीटर उसकी साइज़ होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय है तो उसमें खेल का मैदान होना चाहिए, जिसके लिए भी एक निर्धारित एरिया है, जैसे 2000 वर्ग मीटर का एक खेल का मैदान होना चाहिए। बालक बालिका शौचालय होना चाहिए विद्यालय में। पुस्तकालय के लिए एक रूम होना चाहिए, जिसमें भी एक है कि 4x3 मीटर का पुस्तकालय बच्चों के बैठ के पढ़ने के लिए।
इस तरीके से उसके नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म के आधार पे ऑनलाइन आवेदन जिसको भी मान्यता लेनी होती है विद्यालय संचालन के लिए, वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और फिर ऑनलाइन आवेदन के पश्चात उसका एक समिति होती है, जांच करती है, वो रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय जाती है, क्षेत्रीय कार्यालय से फिर स्टेट पे रिपोर्ट जाती है और फिर मान्यता का वहाँ से मान्यता की प्रक्रिया होती है। सर अगर बात 3 फीट या 4 फीट की गली में ना हो, क्योंकि अगर कहीं कोई घटना या दुर्घटना घट जाए तो दमकल की गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि फायर का भी इनों से लिया जाता ही होगा, तो इस मानक का भी ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, उसमें जो एनबीसी की सर्टिफिकेट भी लगती है, जैसा कि बेसिक में होता है, और एनबीसी होता है, फिर फायर की भी सर्टिफिकेट लिया जाता है फायर सेफ्टी विभाग से, तो इसका इन सभी नॉर्म्स का ध्यान रखा जाता है। बात अगर करें तो एक जीआई टैग के थ्रू एक सर्वे होता है, सर्वे किस तरीके से वो सर्वे होता है? वो जीआई टैग का मान्यता में ऑनलाइन बेसिक में तो हो रहा है, लेकिन अभी आज जीआई टैग का इसमें स्थलीय निरीक्षण करके संबंधित तहसील जहाँ का रहता है वहाँ के एसडीएम साहबान रिपोर्ट लगाते हैं। यहाँ वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मणिकर्णिका घाट से जुड़े मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। AI जनरेटेड और कई सारे जो है भ्रामक पोस्ट किए गए, रिट्वीट किए गए हैं, उनको लेकर कल जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उन हैंडल्स की डिटेल निकाली जा रही है ताकि आगे की विधिक कार्रवाई की जा सके। लगातार सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग चल रही है। कोई भी इस प्रकार के मिसलीडिंग फैक्ट्स को AI जनरेटेड पोस्ट करता है या रिट्वीट करता है या ऑब्जेक्शनेबल कमेंट करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन 8 लोगों में कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से भी जुड़े लोग बताए जा रहे हैं। कौन कौन से लोग हैं और उनके ऊपर क्या एलिगेशन है? अब तक जो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं वो 8 अभियोग हैं, जिनमें से कुछ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से संबंधित हैंडल्स हैं और इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की डिटेल निकाली जा रही है। भविष्य के लिए जो वायरल कर रहे हैं उनके लिए किस तरीके के आगे की चेतावनी रहेगी? लगातार सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग चल रही है और इस प्रकार के जो मिसलीडिंग पोस्ट कोई भी पोस्ट करता है, रिट्वीट करता है या कमेंट करता है तो उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांगों की व्हीलचेयर हॉकी मैच में यूपी उत्तराखंड की टीमों ने जज्बा दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रविवार को खेल के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली। जिले में पहली बार दिव्यांग खिलाड़ियों का व्हील चेयर हॉकी मैच आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की टीमों ने हिस्सा लिया। हॉकी वाराणसी के तत्वावधान में ये मुकाबला विकास इंटर कॉलेज परमानंदपुर के मैदान में खेला गया। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल, आत्मविश्वास और खेल भावना का प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस टूर्नामेंट को कराने के लिए जिनके कहेंगे हम बार बार उनका अभिवादन करेंगे। उनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। स्वर्ण समाज ने संत नरहरि दास महाराज की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की।
स्वर्ण समाज ने संत नरहरि दास जी महाराज की जयंती को लेकर सरकार से राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग उठाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ये मांग जोरों शोरों से उठाई गई। वाराणसी सर्राफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन सेठ ने कहा कि आगामी 1 फरवरी को सर्राफा व्यापार मंडल द्वारा संत नरहरि दास जी महाराज की 529वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि संत नरहरि दास जी महाराज का स्वर्ण समाज सहित पूरे समाज में विशेष योगदान रहा है। ऐसे में उनकी जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। किशन सेठ ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक संत हैं, इसलिए उनसे हमारी विशेष मांग है कि संत नरहरि दास जी महाराज की जयंती के दिन अवकाश घोषित किया जाए। आज की प्रेस वार्ता हम लोग हमारे सुनार समाज के संत नरहरि दास जी, जो भगवान गोस्वामी तुलसीदास के गुरुदेव हैं, इनकी जयंती जो है 1 फरवरी को इस बार माघ पूर्णिमा को मनाई जाएगी, जो पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है सराफा बंधुओं के द्वारा। और निरंतर हम लोग जो है सालों साल मनाते आ रहे हैं। जिस संत का 700 साल पुराना इतिहास रहा हो, 500 साल पुराना इतिहास रहा हो, आज हम अपने स्वजाति बंधुओं को और सर्व समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे संत जो है नरहरि महाराज, जो हम सबके संत हैं, उनकी जयंती मनाए 1 फरवरी को। और सरकारों से भी ये कहना चाहते हैं कि जो ये सरकार समाज जो निरंतर भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता आ रहा है, जहां केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ये कहती है कि हम हिंदुत्ववादी हैं और हम साधु संतों महापुरुषों का सम्मान करते हैं, ऐसे में हमारे समाज के संत की उपेक्षा क्यों? सर्व ब्राह्मण महासभा युवा मंच की बैठक में संगठन विस्तार पर मंथन हुआ। सर्व ब्राह्मण महासभा युवा मंच द्वारा संगठन को मजबूत करने और नए सदस्यों को जोड़ने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक रविंद्रपुरी स्थित श्रीनाथ सत्संग भवन सभागार में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र के सामूहिक पाठ के साथ किया गया। बैठक में संगठन विस्तार को लेकर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। नए सदस्यों को जोड़ने की रणनीति, राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर पर पदाधिकारियों के मनोनयन की प्रक्रिया तथा आगामी होली मिलन समारोह के आयोजन पर चर्चा की गई। इस मौके पर युवा मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला उपाध्याय ने कहा कि शासकीय सेवाओं में ओबीसी एवं अनुसूचित जाति को दी जा रही छूट पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और यदि संभव हो तो सामान्य वर्ग को भी समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। बैठक में वक्ताओं ने हाल के दिनों में ब्राह्मण समाज के विरुद्ध दिए जा रहे कुछ बयानों पर चिंता व्यक्त की और ऐसे बयानों को निंदनीय बताया। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने ब्राह्मण समाज की मर्यादा, परंपरा और सामाजिक योगदान पर भी प्रकाश डाला तथा सभी से सामाजिक सद्भाव, संयम और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने की अपील की गई। बैठक का समापन संगठन को और अधिक सक्रिय और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ किया गया। ये सर्व ब्राह्मण महासभा के युवा मंच के पदाधिकारियों के मनोनयन के लिए ये बैठक बुलाई गई है। आज जो है राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे और जिला स्तर पे हम जो है पदाधिकारियों का चयन करेंगे। किस प्रकार से आप इसका चयन करते हो? किस प्रकार से सर्व ब्राह्मण महासभा ये हम जो है अपने आपस में पदाधिकारी मिल के मनोनयन करते हैं। एक्चुअली चयन नहीं, मनोनयन करते हैं। तो ये जो है आज हम जो हमारे युवा साथी आए हैं, डिफरेंट जिले से आए हैं, कुछ दूसरे स्टेट से भी हैं, उनका हम जो है आज मनोनयन करेंगे। सर, होली मिलन समारोह का भी आपने किया, होली मिलन समारोह हम लोग जो है आज हम जो है ये इस पे विचार करेंगे कि कब इसको किया जाए, क्योंकि होली मिलन होली 4 या 5 के आसपास पड़ रही, तो हम उसमें डेट की 20 को किया जाए कि 15 को किया जाए। तो इस पे हम विचार विमर्श करेंगे और आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे, किसको हम लोगों को चीफ गेस्ट बनाना है। नए सदस्य बनाने का विचार कर रहे हैं, किस तरह की योजना? नए सदस्य जो है हम लोग आज जो आए हुए हैं उनको हम उत्साहित करेंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे कि वो संस्था से जुड़ें और संस्था को मजबूत करें। जो हमारे धन से जो है सक्षम है वो धन दे के बने, जिनके पास धन नहीं है वो बिना धन के भी हमारे जो है संस्था के सदस्य बन सकते हैं। बहुत ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है कि आपका महासभा युवा मंच है, वो लोग अगर जुड़ना चाहे तो कैसे? एकदम जुड़ सकते हैं। उस पे हमारे जो है उस पे वेबसाइट है, उस पे नंबर दिया हुआ है और ये हमारी पत्रिका है।
और कुछ जो लोग आए हैं उनको जो है मैं आज पंपलेट भी दूंगा, वो जाके और भी अन्य ब्राह्मण भाइयों बहनों को दिखा सकते हैं और जो है हमसे सीधे इस फोन पे फोन करके जुड़ सकते हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा युवा मंच को अगर कम शब्दों में जाना जाए तो समाज के लिए और क्या क्या कार्य करती है? हम लोग बेसिकली गरीब ब्राह्मण, जो भी हमारे साथ के गरीब ब्राह्मण हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए जो है हम उनके लिए कार्य करते हैं, उनके विकास के लिए कार्य करते हैं। जैसे आप गरीब ब्राह्मण हैं, उन बच्चे जो हैं उनके पंचांग प्रशिक्षण चलाते हैं कि वो कम से कम अपना कर्म कांड करके अपनी रोजी रोटी जो है चला सकें। बहुत से कॉलेजों में जहाँ बच्चों शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की ज़रूरत है, वहाँ ब्राह्मण जो है शिक्षकों को हम लोग जो है उनकी नौकरी दिलाने का प्रयास करते हैं। महिलाओं बच्चियों की शादी विवाह में दहेज रहित विवाह हम लोग करवाने के लिए प्रयास करते हैं। इसी तरह आगे और भी ढेर सारी योजनाएं हैं जिसको जो है सर्व ब्राह्मण महासभा चलाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मौनी अमावस्या पर काशी में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने मौन रखकर गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी, बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन। बनारस में दर्ज एफआईआर को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दी तीखी प्रतिक्रिया। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत 53 वर्षीय व्यक्ति का कमरे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। और फरवरी के पहले सप्ताह से आयोजित होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां हुई शुरू। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।